नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने यूएसए की इस रिपोर्ट के बारे में सुना होगा कि सिर्फ 90 डेज और हैं, गिनती के 3 महीने, और उसके बाद तालिबान पूरे अफगानिस्तान को कब्जा सकता है। नाउ ये अब एक इवेंचुअलिटी लग रही है कि ये होना ही है। अफगान फोर्सेस जगह जगह से भाग रही हैं। उसके अलावा जिस तरीके से तालिबान को हथियार मिले हैं, इंडिया के वेपन्स, यूएस के वेपन्स, तो इससे जो इनकी स्पीड है ये भी हो चुकी है काफ़ी हद तक तेज़। और आप अगर चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दो तो बाकी जो यहाँ पर सारे देश हैं ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि तालिबान वापस आ गया है अब अफगानिस्तान में। इंडिया के अपने इश्यूज हैं, उसके अलावा तजिकिस्तान के अपने इश्यूज हैं, उज्बेकिस्तान के अपने इश्यूज हैं, मगर इन सब में से आप सरप्राइज होंगे जानकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर चिंतित है ईरान। क्योंकि ईरान की एक प्रॉपर बॉर्डर है, 950 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, और अब इनको यहाँ पर झेलना होगा तालिबान को, जिनके साथ इनके अतीत में बहुत ही खराब रिलेशंस रह चुके हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईरान नफरत क्यों करता है तालिबान से। लिटरली मैं ये आपको कहूँगा, ईरान के लोग नफरत ही करते हैं तालिबान से। और लोगों की बात तो खैर अलग है, इवन ईरान की जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर मान रही है कि तालिबान का कब्जा करना अफगानिस्तान में ये एक स्ट्रैटेजिक डिजास्टर होगा फॉर तेहरान। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कंप्लीटली, मगर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। यहाँ पे आपके सामने है 4 स्टेटमेंट्स, इनमें से 3 गलत है, 1 सही है। आपको बताना है कि यहाँ पर सही स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि ईरान एक मेंबर है अरब लीग का। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि ईरान ऑब्जर्वर मेंबर है सार्क का। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि ब्लैक सी आपको मिलेगा साउथ ऑफ ईरान में। और आखिरी स्टेटमेंट ये कहती है कि ईरान के पास ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है कंपेयर टू इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, सो ईरान और तालिबान दोनों के जो इश्यूज हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर फंडामेंटल प्रॉब्लम है ये मैं आपको बता देता हूँ। तालिबान आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा फंडामेंटलिस्ट संगठन है। इन लोगों के जो कानून है वो आप देखोगे तो काफ़ी अजीब है कंपेयर टू द मॉडर्न वर्ल्ड। औरतों की पढ़ाई नहीं होगी, म्यूजिक नहीं होगा, मूवीज नहीं होंगी, पतंग आप नहीं उड़ा सकते। तो हर चीज को आप अगर देखो एक्सट्रीम लेवल पर ये लोग यहाँ पर मानते हैं। और ज़्यादातर तालिबान आप अगर देखोगे, ऑलमोस्ट 100% तालिबान के जो भी आतंकवादी हैं ये हैं सुन्नी मुस्लिम्स। तो सिंस ये लोग इतना ज़रा श्योर है अपने वर्ल्ड व्यूज को लेकर के जो ये मानते हैं वही सही है, तो शिया मुस्लिम्स जिनके बिलीव्स कुछ हद तक डिफरेंट है फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम्स, उनको लेकर भी ये टॉलरेंट नहीं होने वाली, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए हमने देखा है कि अफगानिस्तान में कई दशकों से जो छोटी सी यहाँ पर मिनॉरिटी है इन पर तालिबान ने लगातार अटैक किया है। आज भी आप अगर देखोगे, ये आपके सामने आर्टिकल है रिसेंट अगस्त 2021 का, जो शिया मुसलमान है अफगानिस्तान में ये आज के समय भाग रहे हैं। ये जेन्युइनली यहाँ पर फील करते हैं कि तालिबान के लोग इनको घेर के मार डालेंगे। तो ना सिर्फ वहां पर सिख्स और जो हिंदू मिनॉरिटी है वो अनसेफ है, इवन शिया मुस्लिम भी काफी हद तक कंसर्न है अबाउट तालिबान अटैक्स। क्योंकि 1990s में जब तालिबान ने काफी सारा एरिया कब्जा लिया था अफगानिस्तान का यूएसएसआर के जाने के बाद, उस वक्त इन्होंने शिया मुस्लिम्स को यह कह दिया कि या तो कंप्लीटली सुन्नी मुस्लिम्स बन जाओ, अपना एक कन्वर्जन कर लो विद इन इस्लाम, या तो बाकी माइनॉरिटीज की तरह आप पे एडिशनल टैक्स लगेगा। उसके अलावा मुहर्रम में जो शिया रिचुअल्स हैं उनको भी इन्होंने एब्सोल्युटली बैन कर दिया था। 1995 से लेकर 1996 तक एक इंसिडेंट सामने ये भी आया जब हेरात में एक शिया मस्जिद थी, तालिबान ने उस मस्जिद का नाम ऑल टुगेदर चेंज कर दिया और उस मस्जिद का नाम रख दिया मवाविया के नाम पर। यह मैं आपको बता दूं, काफी बड़े आलोचक थे इमाम अली के, ये शिया मुस्लिम्स के सबसे पहले इमाम थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर थे, तो इनके आलोचक के नाम पे रख दिया शिया मॉस्क का नाम। तो ऐसे काम तालिबान बहुत करता रहा शिया मुस्लिम्स के साथ, और काफी बार तो लिटरली अटैक्स भी हुए हैं अफगानिस्तान में जो भी शिया मॉस्क है। एक्चुअली आप देखोगे ना, काफी बार अफगानिस्तान से न्यूज आती है कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तालिबान ने यहाँ पे अटैक कर दिया, सिविलियंस मर गए। तो 80 to 85% चांसेस हैं कि ये अटैक हुआ होगा एक शिया मॉस्क पर या फिर एक शिया रेजिडेंशियल कॉलोनी में। नाउ आप सब लोग ये बात जानते हैं कि ईरान आप अगर देखो तो प्रेडोमिनेटली ये है एक शिया मुस्लिम कंट्री। तो जिस तरीके से तालिबान शियास को ट्रीट करते हैं अफगानिस्तान, इस वजह से जो ईरान के लोग हैं ये नफरत करते हैं तालिबान से। फिर पर्टिकुलरली एक बहुत ही जरा खराब इंसिडेंट हुआ था 1998 में। 1998 में क्या हुआ कि जब मज़ार शरीफ में तालिबान ने कब्जा कर लिया तो इनके हाथ में यहाँ पर लग गए करीब 11 ईरानियन डिप्लोमेट, और फिर तालिबान ने इन डिप्लोमेट्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला था। अब यहाँ पे आप कहोगे डिप्लोमेट्स को क्यों मारा, इसके वेरियस रीजंस हैं। एक तो ये शिया मुस्लिम्स थे, फिर एक यहाँ पे एस्पेक्ट ये भी था कि ईरान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर था उस टाइम नॉर्दर्न अलायंस का। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, करीब 5 लाख लोग इसको देख चुके हैं, कि जब यूएसए, रशिया, इंडिया एक साथ आ गए थे नॉर्दर्न अलायंस को फॉर्म करने के लिए,
तालिबान को कंट्रोल करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था 1990s में। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का जो लिंक है ये आपको दे दूं कमेंट सेक्शन में। तो नॉर्दर्न अलायंस का एक बहुत बड़ा सपोर्टर उस वक्त ईरान भी था, तो इस वजह से भी यहाँ पर तालिबान ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब इनके डिप्लोमेट्स हाथ में लग गए हैं, इनको मार डालो। और इस इवेंट ने ईरान के लोगों के दिमाग पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ कि पहले ये डिप्लोमेट्स किडनैप किए गए, तालिबान की हिरासत में थे। उस वक्त पूरा ईरान प्रे कर रहा था, दुआएं मांग रहा था कि हमारे डिप्लोमेट वापस आ जाए, कुछ बातचीत यहाँ पर हो जाए, तालिबान हमारे लोगों को छोड़ दे। पूरा कंट्री यहाँ पर प्रे कर रहा था अपने डिप्लोमेट्स के लिए, मगर तालिबान ने एक एक करके सारे डिप्लोमेट्स को और कुछ जर्नलिस्ट को भी यहाँ पर मार डाला। जब ये न्यूज़ ईरान पहुंची तो ईरान में जो लोग थे ऑलमोस्ट सदमे में थे, क्योंकि पहली बात तो डिप्लोमेट, राजदूत आप अगर देखो तो उसको मारना सबसे ज़्यादा घिनौना अपराध माना जाता है। एंशिएंट टाइम्स में भी आप अगर देखो तो जो डिप्लोमेट्स थे उन पे कभी भी अटैक नहीं होता था। तो मज़र शरीफ में जो हुआ था ये ईरानियंस के माइंड में प्रिंट हो चुका है, और बाद में ईरानियंस ने इस पर मूवी भी बनाई है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक बहुत ही फेमस मूवी है ईरान में, और ये मूवी बनी थी 2015 में। तो 2015 में भी ये 1998 वाला इंसिडेंट लोग भूले नहीं है। वहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो लोग 90s में बड़े हुए हैं उनको याद है सारा इंसिडेंट कि हाँ ये सब हुआ था, कंट्री काफ़ी हद तक रोई थी इकट्ठा के हमारे यहाँ पर लोग मारे गए। तो उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ईरान पर। ईरान के लोग इसलिए काफ़ी हद तक नफरत करते हैं तालिबान से। तो बिल्कुल आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, एक तरफ पाकिस्तान के लोग चीयर कर रहे होते हैं कि बढ़िया है तालिबान वापस आ गया, दूसरी तरफ ईरान के लोग अपने सोशल मीडिया में जो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पर यही कहते हैं हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे डिप्लोमेट्स यहाँ पे फिर से मारे ना जाए। इसलिए जैसे ही तालिबान ने जब हेरात कब्ज़ आया, ईरान ने सबसे पहले तालिबान को ये कहा कि इंश्योर करना कि हमारे डिप्लोमेट्स यहाँ पर सेफ हो जाएं। क्योंकि मैं आपको ऐसे यही बता दूं कि 1998 के इंसिडेंट के बाद जब इनके डिप्लोमेट्स मारे गए थे, उसके बाद ईरान में इतना गुस्सा था, इतना आक्रोश था, लोग बदला चाहते थे कि एक बार को ईरानियन मिलिट्री ने अटैक ही कर दिया था तालिबान पे, अफगानिस्तान पे बहुत बड़ी इन्वेजन करने वाला था ईरान। एंड में बहुत सी पावर्स ने यहाँ पर समझाया, रशिया ने समझाया, उसके अलावा मैं कहूँगा कुछ हद तक इवन इंडिया ने भी कहा था कि ऑल आउट इन्वेजन मत करना। फिर यहाँ पे ईरान ने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी के लिए तालिबान पे अटैक करना ठीक आइडिया नहीं है। और जब तालिबान पे ये न्यूज़ पहुंची कि ईरान इन पे अटैक कर सकता है, तब तालिबान के आतंकवादियों में और ज़्यादा नफरत बढ़ गई शिया मुस्लिम्स के लिए, ईरान के लिए। फिर यहाँ पर एक एंगल है हिजबुल्लाह अफगानिस्तान का। जिस तरीके से ईरान ने बहुत सारे मिलिशिया ग्रुप बना रखे हैं, इजराइल के अगेंस्ट ये लोग फंड करते हैं हमास को, उसके अलावा जो लेबनान में हिजबुल्लाह उसको ये लोग फंड करते हैं, वैसे ही ईरान ने एक हिजबुल्लाह अफगानिस्तान भी बना रखा है। बहुत छोटा ग्रुप है, लिमिटेड है, तालिबान के हिसाब से साइज में काफ़ी कम है, मगर तालिबान काफ़ी माइंड करता है कि ईरान इनकी धरती पर एक मिलिशा, एक यहाँ पर ग्रुप क्यों बना रहा है। और तालिबान को ऑब्वियसली कंपटीशन भी महसूस होता है कि कल को हिजबुल्लाह अफगानिस्तान जिसको फंड करता है ईरान, ये ज़रा स्ट्रांग हो गया तो ये तालिबान से ज़मीन छीन भी सकता है ना अफगानिस्तान। ना इन सब इश्यूज के बाद फाइनल यहाँ पर इशू है चाबहार। तालिबान आज के समय, अफगान तालिबान लिटरली आप कह सकते हैं एक पपेट की तरह काम करेगा फॉर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड द चाइनीज़ गवर्नमेंट। और पाकिस्तान को सिंपली यहाँ पर यह कहना है कि इंश्योर करो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है ये हो जाए यूजलेस। जो भी तुमको ट्रेड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ये या तो कराओ कराची से या फिर ये ट्रेड करवाओ ग्वादर से। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे इंडिया की जो भी इन्वेस्टमेंट अभी के लिए थी चाबहार पोर्ट में, लग रहा है कि फॉर द टाइमिंग मिट्टी हो चुकी है, क्योंकि अनलेस हम यहाँ पे एक नया रास्ता नहीं निकालते थ्रू जॉर्जिया, जो अफगानिस्तान वाला रूट था ये तो हो चुका है अभी के लिए यूजलेस। और तालिबान पूरी कोशिश करेगा यहाँ पे कि कराची पोर्ट और ग्वादर से ही ये लोग ट्रेड करवाए। ईरान के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है, क्योंकि चाबहार पोर्ट ईरान के लिए भी एक एसेट है, उनको भी उम्मीद थी कि यहाँ से ट्रेड होगा, कल को ये लोग पैसा कमाएंगे। तो तालिबान ने आप कह सकते हैं बिना कुछ करे ही यहाँ पे ईरान का $1 बिलियन का जो ये एसेट है ये किल कर दिया है। फॉर द टाइम बिंग तो लग ही रहा है कि ये किल कर दिया है। इस वजह से भी ईरान की जो गवर्नमेंट है ये नफरत करती है तालिबान से। और फाइनली एक रिवर डिस्प्यूट भी यहाँ पर है, हेलमंद रिवर। ये बहती है अफगानिस्तान और ईरान दोनों से, और इसके पानी के शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट है बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान। नाउ जब तक अशरफ गनी पावर में है उनसे एक बार को ईरान की सरकार बात कर सकती है, डिस्कस कर सकती है कि ये रिवर का इशू क्या है, पानी कैसे शेयर करना है। मगर तालिबान के लोगों से आप कैसे बात करोगे, उनको कैसे आप इन्वाइट करोगे तेहरान में कि बैठ के मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिलेशंस काफ़ी हद तक खराब हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप अगर मिला दो तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि वाई ईरान हेट्स तालिबान। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन बी है, ईरान इज एन ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ सार्क। ये है यहाँ पर सही उत्तर।
क्योंकि सार्क के आप अगर देखोगे 8 है फुल फ्लेजेड मेंबर और 10 हैं ऑब्जर्वर मेंबर, जो इन द फ्यूचर हो सकता है कि सार्क को ज्वाइन भी कर ले। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। हमेशा आपको मिलेगी वहाँ पे ट्रेंडिंग लिस्ट में, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनी कोर्स दैट यू वांट। यहाँ पर स्टेट पीएससी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो सिंपली यहाँ पे आपको चूज करना है एग्जाम। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर लेट्स से सीडीएस, क्लिक ऑन सीडीएस और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। जो 12 मंथ का कोर्स है ये आपको पड़ेगा सिर्फ 807 रुपये पर मंथ का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।